नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। जुलाई से सितंबर वाली मैगजीन हमारी चल रही है अभी, जिसमें जो शुरू के 2 चैप्टर हैं अब वो समाप्त होने की तरफ है, यानी कि थर्ड और फोर्थ वॉल्यूम दोनों मिला के दोनों का जो पहला चैप्टर था योजनाएं, नीतियां, अभियान, कार्यक्रम, वो समाप्त हुआ। थर्ड वॉल्यूम का जो सेकंड चैप्टर था यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, अभियान वगैरह, रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, वो भी समाप्त हुआ। और जो फोर्थ मैगजीन है, फोर्थ वॉल्यूम जो है, उसका जो सेकंड चैप्टर है यानी कि वही रिपोर्ट वाला, जिसमें रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल, ये सब है, तो आज वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न क्या है कि आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या प्रतापगढ़? ये आदि मतलब आदिवासी से संबंधित है, तो आदिवासी क्षेत्र ही हैं चारों। अगर आप ऐसा तुक्का लगाओगे तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर इसमें नाम लिख दिया जाए, इसी महोत्सव का दूसरा नाम और है क्या? कोटड़ा महोत्सव, तब आप इसका उत्तर दे पाएंगे। आदि महोत्सव या कोटड़ा महोत्सव कहाँ है? ये कोटड़ा, ये है उदयपुर में, तो वहीं इसका आयोजन हुआ उदयपुर में। अब इससे संबंधित कुछ जानकारियां हैं, जैसे कि आयोजन कब से कब हुआ, उदयपुर में ही क्यों हुआ? क्योंकि राजस्थान सरकार चाह रही है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहाँ भी पर्यटन को डेवलप किया जाए। आदिवासी क्षेत्र जो हैं या जो ऐसे विदेशी आते हैं राजस्थान में, जो जानना चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी कैसे रहते हैं, तो अगर वो वहाँ उनको जानने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो सरकार भी चाहती है कि इसी बहाने से यहाँ के पर्यटन को भी डेवलप किया जाए। इसीलिए आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ की संस्कृति को सरकार प्रमोट करने के लिए इस तरह के महोत्सव आयोजित कर रही है। यानी कि इसका जो आयोजक है वो कौन हुआ? ये हुआ पर्यटन विभाग। और पर्यटन विभाग के साथ जिस क्षेत्र में आयोजन होगा, तो वहाँ का स्थानीय जो जिला प्रशासन होगा वो अपने आप ही इसका आयोजक साथ में सम्मिलित होगा। यानी कि जिला प्रशासन, उदयपुर और पर्यटन विभाग, ये हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी महोत्सव किसी स्थान पर हो रहा है तो वहाँ का प्रशासन उसमें अपने आप इन्वॉल्व होगा ही होगा। लेकिन मेन आयोजक कौन है? वो है पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार। अब बात आती है कि ये आयोजन कब से कब हुआ, तो इसकी आपको कई जगह 2 अलग अलग डेट मिल सकती हैं। मैं वो डेट बता रहा हूँ जो DIPR यानी कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है राजस्थान सरकार का, उसी विभाग द्वारा जो सुजस मैगजीन जारी की जाती है, वहाँ इसकी डेट लिखी हुई है 27 से 29 सितंबर, यानी कि 3 दिवसीय 2022। कहीं कहीं ये 2 दिवसीय लिखा हुआ है 27 से 28 सितंबर। आपकी मैगजीन में भी 2 दिवसीय लिखा हुआ है 27-28 सितंबर, लेकिन सुजस मैगजीन में भी और DIPR की साइट में भी ये 27 से 29 सितंबर है। और जब हमने सुजस वाली क्लास ली थी तब भी ये 3 दिवसीय ही लिखा हुआ था, 3 दिवसीय, जिसका समापन हुआ था गुरुवार 29 सितंबर और शुरुआत हुई थी 27 सितंबर। अब 27 सितंबर से शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि 27 सितंबर को एक खास दिन होता है, इसको कहा जाता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है, इसलिए महोत्सव शुरू हुआ 27 सितंबर को। और इस बार विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? कौन से वाले की? इस बार 2022 वाले की विश्व पर्यटन दिवस पर थीम क्या थी? ये थी रीथिंकिंग टूरिज्म। रीथिंकिंग टूरिज्म, ये विश्व पर्यटन दिवस 2022 की थीम थी। तो यहाँ जो कोटड़ा महोत्सव है उसकी जानकारी तो लगभग समाप्त हो जाती है, यानी कि यहाँ कई सारे राज्यों ने इसमें भाग लिया। 7-8 राज्य हैं, उन्होंने अपने अपने तरह के जो उनके कार्यक्रम हैं, उनकी वहाँ की जो लोक कला हैं, उनका प्रदर्शन किया। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजन हुआ। लेकिन इस विश्व पर्यटन दिवस पर एक और जगह राजस्थान में ही महोत्सव चल रहा था, जिसका नाम था, इधर मैं लिख देता हूँ, जिसका नाम था आभानेरी उत्सव। आभानेरी उत्सव। मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि जितने भी ये महोत्सव या उत्सव हैं, इनको एक साथ एक पेज पर आप लिखते जाएं। ऐसे ही मैंने कल भी एक बात कही थी कि राजस्थान के जितने भी सूचकांक वगैरह जारी हो रहे हैं और जो हम हर दिन पढ़ रहे हैं, उनको भी आप एक ही साथ एक ही पेज पर लिखते जाएं। इससे चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और लास्ट में रिवाइज करना बहुत ईजी रहेगा। अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे चीज़ें तो आपके लिए सुविधा रहेगी। लेकिन अगर आपको इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका पता है तो वो अच्छी बात है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो सारी चीज़ें अरेंज रहेंगी, वरना करंट एकदम
बिखर जाएगा सारा। तो आभानेरी जो उत्सव है ये भी इसी दिन शुरू हुआ, यानी कि 27 सितंबर को शुरू हुआ और 27 और 28 सितंबर 2 दिन ये चला, यानी कि ये हुआ 2 दिवसीय। आभानेरी कहाँ है, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। और आभानेरी किस लिए प्रसिद्ध है? आभानेरी प्रसिद्ध है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, चांद बावड़ी के लिए। कहाँ है आभानेरी? तो ये है दौसा। आभानेरी की एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्या? चांद बावड़ी कौन से काल में निर्मित हुई है? गुर्जर प्रतिहार काल। चांद बावड़ी आभानेरी। एक और चीज़ है आभानेरी में जो फेमस है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि वो दूसरी कौन सी चीज़ है जो आभानेरी की प्रसिद्ध है, यानी कि पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। एक मंदिर है कोई, उस मंदिर का नाम क्या है वो आपको बताना है, जो मूलतः एक विष्णु मंदिर था, लेकिन 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी द्वारा, या महमूद गजनवी भी बोलते हैं जिसे, उसके द्वारा इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, तोड़फोड़ कर दिया गया। उस मंदिर का नाम क्या है? वो भी आभानेरी में ही है। एक तो चांद बावड़ी है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, गुर्जर प्रतिहार काल में इसका निर्माण किया गया। चंद या चांद नामक कुछ इसका वो था बनवाने वाला, उसका नाम ऐसा कुछ था, इसलिए इसका नाम पड़ा चांद बावड़ी। अब ये सारी कहानी पढ़ने का उद्देश्य ये है कि 27 सितंबर को होता है पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, इसीलिए ये दोनों कार्यक्रम 27 सितंबर को शुरू किए गए। और विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी कि पर्यटन पर पुनर्विचार करना, ढंग से वापस सोचना। आयोजन कहाँ हुआ? आदि महोत्सव यानी आदिवासी महोत्सव, तो उदयपुर के कोटड़ा में 3 दिवसीय महोत्सव था, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजन किया गया। एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ लिखी हुई हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्टेट कॉन्क्लेव का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? आयोजक कौन है ये पूछा गया है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसको ECS भी कहते हैं शॉर्ट में वो, या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर तुक्का आपका लग जाता है, लेकिन हर बार नहीं होता। आयोजन इसका इन तीनों के द्वारा किया गया, लेकिन आयोजन हुआ कहाँ, स्थल कौन सा है, यानी कि कौन से स्थान पर हुआ? तो ये हुआ जयपुर। और ये क्या है कॉन्क्लेव, किस काम के लिए थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्टार्टअप और उद्यमियों को बढ़ावा देना या उनके विचारों का आदान प्रदान, एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कराना। इसके लिए ये कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कहाँ पर? जयपुर में। इन तीनों के द्वारा इसका सम्मिलित रूप से आयोजन किया गया। एक बार मैंने पूछा था आपसे स्टार्टअप का मतलब क्या होता है और बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने सही जवाब दिया था कमेंट्स में। स्टार्टअप्स मतलब ऐसा कोई आइडिया जो अभी तक नहीं सोचा गया है, कुछ नया बिजनेस डेवलप करना, वो स्टार्टअप है, जिसमें टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस चल रहा है जिसमें कोई भी नई शुरुआत आप कर सकते हैं, वो एक बिजनेस हुआ। अगला प्रश्न है, राजीव का द्वारा राजस्थान की ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को राजसखी ब्रांड के नाम से ऑनलाइन बेचने हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ करार किया गया? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील और जियो मार्ट। कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट्स में भी पूछा था कि जो राजीव का है वो अपने उत्पाद किस नाम से बेचती है, तो आज ये क्वेश्चन में आपके सामने भी आ गया। राजीव का अपने उत्पाद राजसखी नाम से कौन से प्लेटफॉर्म पर बेचती है ऑनलाइन? तो वो है अमेजॉन। राजसखी नाम से राजस्थान की जो ग्रामीण महिलाओं द्वारा, ग्रामीण उद्यमियों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं, जैसे कि ब्लू पॉटरी, जैसे विभिन्न जो लेदर प्रोडक्ट हैं, चमड़े के उत्पाद, या और भी बहुत सारे जो हस्तशिल्प हैं यानी कि हैंडीक्राफ्ट, ये सब अब इनको एक वैश्विक प्लेटफॉर्म मिलेगा। किसके द्वारा? अमेजॉन के द्वारा। और अब ये सारे प्रोडक्ट इस पर उपलब्ध होंगे। अमेजॉन शब्द का मतलब क्या होता है, ये कितने लोग जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बताएं। हर शब्द का कोई मतलब होता है, और अपने आसपास जब आप कुछ देखो, सुनो, पढ़ो, तो एक बार सोचना जरूर कि हर चीज़ का कुछ भी मतलब होता है। चाहे कोई बाइक का नाम हो, कोई गाड़ी का नाम हो, तो किसी पर अगर नाम रखा गया है कुछ तो रीज़न होगा। अमेजॉन शब्द का मतलब क्या होता है ये मुझे बताना। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान के कुल कितने शहरों से गुजरेगी? ये कौन सी ट्रेन है सेमी हाई स्पीड? इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले भी हमने कई सारी जानकारियाँ पढ़ी थी। तो ये राजस्थान के कुल कितने शहरों से होकर गुजरेगी? तो ये है 4। कौन कौन से शहर हैं वो?
ये हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। अब आप में से कुछ का आंसर होगा 6, और वो ये सोच भी रहोगे कि पहले आपने 6 की बात की थी। तो जो 6 उत्तर है वो वंदे भारत से ही जुड़ा हुआ, ये बात सही है, लेकिन वो 6 क्या है, राजस्थान में इसके मेंटेनेंस डिपो है। राजस्थान में 6 जगह या 6 प्लेटफॉर्म पर इसके मेंटेनेंस डिपो बनेंगे, लेकिन ट्रेन 4 स्थानों से, राजस्थान के 4 शहरों से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न है वन्यजीव सप्ताह 2022 कब आयोजित किया गया? तो ये तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। वन्यजीव सप्ताह कब आयोजित किया गया? तो जब हम गांधी जयंती के आसपास जब सुजस वाली क्लास ले रहे थे तभी हमने ये सारी बातें की थी कि गांधी सप्ताह भी आयोजित किया गया था और वन्यजीव सप्ताह भी आयोजित किया गया था, और वो दोनों सेम ही डेट हैं, यानी कि 2 से 8 अक्टूबर। आपको देखने में लग रहा होगा 6 दिन है, पर ये 7 दिन है। 8 में से 2 घटाओगे तो 6 आएगा, लेकिन ये 7 दिन है, 2 और 8 को इंक्लूड करते हुए। तो इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है वन्यजीव संरक्षण। अब इसमें किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए? यानी कि वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना, स्कूली विद्यार्थी जो हैं या स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको जो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र हैं वहाँ उनका भ्रमण कराना, जो बायोलॉजिकल पार्क है वहाँ उनको ले जाना। तो ये पूरे सप्ताह इनके लिए निःशुल्क रहते हैं कार्यक्रम, ताकि ये वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में जागरूक हो सकें। हमारे लिए केवल डेट इंपॉर्टेंट है। वन्यजीव सप्ताह को आप गांधी जयंती के साथ जोड़कर याद रखें तो आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तभी गांधी सप्ताह और तभी वन्यजीव सप्ताह एक साथ ही आयोजित किए गए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्यरत अर्धकुशल श्रमिक, इन्हीं को कहा जाता है मेट, की दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? 240, 235, 250 या 260? ये जो योजना है महात्मा गांधी नरेगा योजना, इस योजना के तहत इस बार जब बजट आया राजस्थान का, कौन सा बजट? ये राज्य बजट, राज्य बजट 2022-23 वाला। कब आया था ये? 23 फरवरी। इस दिन मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई कि जो नरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसके अलावा भी राजस्थान सरकार अपने खर्चे पर अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार देगी। और जिस योजना के तहत यह दिया जाएगा उस योजना को नाम दिया गया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण रोजगार तो ये भी है नरेगा, यहाँ मुख्यमंत्री है वहाँ महात्मा गांधी है, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसी में 25 और दिन जोड़ दिए गए राज्य सरकार द्वारा बजट 2022-23 से। कारण था कि कोविड के कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन गया, तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग ऐसे कामों के लिए वापस आएँ जो मजदूरी वाले काम हैं। तो राज्य सरकार द्वारा 25 अतिरिक्त दिन उनके लिए जोड़ दिए गए। साथ ही इसमें कुछ जनजातियां हैं जैसे कि सहरिया, कथौड़ी, खैरुआ या खैरवा और विशेष योग्यजन। इन चारों की एक कैटेगरी बनाकर इनको अतिरिक्त 100 दिन का, मतलब 100 तो भारत सरकार के तहत नरेगा योजना और 100 दिन अतिरिक्त मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, यानी इनको एक तरह से कुल कितने दिन का रोजगार की गारंटी हो गई? तो इनको एक तरह से हो गई कुल 200 दिन, और बाकी सभी को कुल मिलाकर कितने? 125 दिन राजस्थान में मजदूरों को रोजगार के लिए दी गई। और साथ ही इनमें जो अर्धकुशल श्रमिक हैं उनकी भी मजदूरी जो पहले कितनी थी? 235 थी, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया? 240 रुपये प्रतिदिन। नरेगा योजना में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनमें 3 कैटेगरी होती है। एक होते हैं कुशल, दूसरे अर्धकुशल और तीसरे अकुशल। ये अर्धकुशल को ही मेट कहा जाता है
तो इनकी मजदूरी बढ़ाकर 235 से 240 कर दी गई। बाकी कुशल जो टेक्निकल काम करें, अकुशल जिसको कोई भी टेक्निकल काम नहीं आता उसको सिंपल जैसा कहा जाएगा वैसा करेगा। यानी कि जैसे अगर मान लो मिट्टी कहीं से उठा के इधर से उधर डालनी है, बोझा ढोना है, इस तरह के काम है जो अकुशल श्रमिक उसमें आते हैं। अर्धकुशल ऐसे हैं जो आधा लेबर वर्क कर सकते हैं लेकिन आधा कुछ टेक्निकल वर्क भी कर सकते हैं, उनकी जो मजदूरी बढ़ा दी गई। तो नरेगा योजना के तहत जो अब जो 25 दिन और एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, इनका पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन पहले जो नरेगा चलती है यानी कि 100 दिन तक का जो रोजगार होता है उसमें केंद्र और राज्य सरकार 75 और 25 के अनुपात में खर्चा उठाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार यानी कि कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स वेबसाइट पर किस नाम से उपलब्ध होते हैं? ये सारे, अच्छा ये तो उत्पादों के नाम है। ई कॉमर्स वेबसाइट वो थी जो हमने राज सखी वाले क्वेश्चन में देखा, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये ई कॉमर्स या स्नैपडील, ये ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। तो ये जो कॉनफेड के उत्पाद हैं कौन से ब्रांड नेम से उपलब्ध होंगे? राज सखी तो हमें पता ही है, ये तो किसका है? ये तो राजीविका के उत्पाद हैं। कल हमने एक बीसी सखी भी पढ़ा था, इस तरह एक मधु सखी हमने बहुत पहले पढ़ा था कि झालावाड़ में जो शहद का जो ब्रांड नेम दिया गया वो था मधु सखी। कल हमने पढ़ा बीसी सखी यानी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट, वो क्या थे? वो भी राजीविका से जुड़ी हुई महिलाएं जिनको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वगैरह के लिए या बैंकिंग सेक्टर की जानकारी के लिए उनको लगाया गया। और कॉनफेड का उत्तर क्या है? ये है उपहार। इसमें ज़्यादातर कौन से प्रोडक्ट होंगे? तो जो किराना स्टोर पर काम आते हैं ज़्यादातर मसाले वगैरह, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे, दाल वगैरह, ये सब कॉनफेड के माध्यम से उपहार ब्रांड नेम से उपलब्ध होंगे सबसे पहले। यानी कि पहले चरण में, पहला चरण कहाँ संचालित होगा? तो पहले चरण में ये सारे प्रोडक्ट मिलेंगे केवल जयपुर में, और अगले चरण में जो शेष अन्य राज्य मतलब जिले हैं उनमें, शेष जिले, इनमें ये प्रोडक्ट मिलेंगे। किस नाम से? उपहार। उपहार प्रोडक्ट किसका है? कॉनफेड का। राज सखी किसका है? राजीविका का। मधु सखी किसका है? राजीविका का, लेकिन ये शहद से संबंधित है और झालावाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सेना के साथ भारतीय थल सेना ने अल नजह नाम से सैन्य अभ्यास संपन्न किया? ये क्वेश्चन या इस तरह का एक क्वेश्चन हमने जनवरी से मार्च वाली जो मैगजीन थी उसमें भी पढ़ा था। तब उसको अल नजह की जगह हमें क्या लिख दिया? अल नगहा लिख दिया था। तो अल नजह सही है। कौन से देश के साथ है? ये है ओमान के साथ। कौन सा ये है सैन्य अभ्यास? ये है थल सेना का। ओमान के साथ हमारे तीनों तरह के सैन्य अभ्यास होते हैं। थल सेना का तो यहाँ लिखा हुआ है, वायुसेना का जो सैन्य अभ्यास है ओमान के साथ ही, उसका नाम क्या है? ईस्टर्न ब्रिज। और इस ईस्टर्न ब्रिज का अभी छठा संस्करण संपन्न हुआ। कहाँ और कब? तो ये फरवरी में हुआ छठा संस्करण वायुसेना का, और ये कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। और ये जो थल सेना के साथ अभी, यानी कि अभी कब? अगस्त में, अगस्त 2022 थल सेना के साथ ये था चौथा संस्करण, फोर्थ। और ये कहाँ हुआ? बीकानेर। और जो नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास है भारतीय सेना और ओमान का, उसको नाम दिया गया है बसीर अल इसका एक नाम है एक्सरसाइज सी बीज, और एक नाम और है कुछ बसीर अल कुछ करके, वो मैं एग्जैक्टली नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक नाम तो इसका यही है एक्सरसाइज सी बीज, दूसरा नाम जैसे मेरे को याद आता है मैं आपको लिख दूंगा। तो नौसेना के साथ है एक्सरसाइज सी बीज, वायुसेना के साथ है ईस्टर्न ब्रिज, और थल सेना के साथ है कौन सा? अल नजा। तो इस तरह से जो ओमान है उसके साथ ये तीन सैन्य अभ्यास हैं वो संपन्न हुए। वायुसेना के साथ ईस्टर्न ब्रिज का छठा संस्करण,
और थल सेना के साथ चौथा संस्करण बीकानेर में। इसका ले लें स्क्रीनशॉट। इसका जो मैं दूसरा नाम मिस कर रहा था उसका नाम है नसीर अल बहर, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अनुसूचित जाति विकास कोष से ऋण की प्रक्रिया हेतु अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया। अनुसूचित जाति विकास कोष हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो जब ये कोष बनाया गया, कब बनाया गया? ये बनाया गया बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई। राज्य बजट की बात हो रही है और राज्य बजट 2021-22 वाला कब आया? तो वो आया 24 फरवरी। जब बनाया गया तब इसका जो कोष का रखा गया अमाउंट वो था 100 करोड़ रुपए। बनाया गया तब 100 करोड़ रुपए था, लेकिन उत्तर में क्वेश्चन में पूछा गया अब कितना कर दिया गया। जब भी ये क्वेश्चन आएगा मतलब उस दौर में कितना है, तो अब इसको बढ़ाकर यानी कि जो बजट आया 2022-23 वाला, उसमें इसको बढ़ाकर कर दिया गया 500 करोड़ रुपए। और ये 500 करोड़ रुपए का भी एक तरह से सब डिवीजन किया गया, किस तरह से इसको खर्च किया जाएगा। 500 करोड़ में से 200 करोड़ जो रुपए होंगे वो किस पर खर्च होंगे? वो रोजगार और कृषि पर। 150 करोड़ रुपए होंगे किस पर? शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा। और बाकी के 150 करोड़ जो होंगे वो होंगे आधारभूत संरचना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना निर्माण। इस तरह से इस कोर्स का अब ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है अनुजा निगम का। ये किस चीज के लिए ऋण देता है? तो एक कृषि कार्य के लिए, सामान्यतः कृषि विकास के लिए, कृषि और पशुपालन के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके लिए इस कोष का गठन किया गया। अनुसूचित जाति के जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको आसान शर्तों पर, किस्तों पर ये ऋण उपलब्ध कराता है। कुल जो पूरा फंड है वो 500 करोड़ रुपए का है। इनमें से भी इसको सब डिवीजन किया गया, अलग अलग तरह से उनके विकास पे किस तरह से चीजें खर्च की जाएंगी। अगला प्रश्न है, लगभग 2.5 वर्ष बाद अब 12 अक्टूबर 2022 से पैलेस ऑन व्हील ट्रेन का पुनः संचालन शुरू किया गया। इस ट्रेन का संचालन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के तहत होगा? भारतीय रेल और IRCTC के बीच लाभ के 56:44 में बंटवारे के आधार पर, भारत गौरव ट्रेन के लिए निर्धारित PPP मोड पर, 100% राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा, या पूर्णतः भारतीय रेल द्वारा। इसमें हो सकता है ये चीज़ें आपको ना पूछी जाए, हो सकता है, वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान वाले एग्जाम में ये ऐसी जो ज़्यादा टफ वाली सेंटेंस है वो कम पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है। और डायरेक्टली इसमें पूछने के लिए क्या है कि पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है अब वो पुनः संचालित हुई है, और पुनः कब हुई है? 2.5 वर्ष बाद हुई है, यानी कोविड के टाइम पे ये बंद हो गई थी। 2.5 वर्ष बाद पुनः हुई है, इसलिए हो सकता है पूछा जाए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थार महोत्सव का मैं रोज एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने वो पढ़ाया था तब भी बताया था कि थार महोत्सव जो कि बाड़मेर में हुआ 9 वर्ष बाद हुआ था, 9 वर्ष बाद हुआ था, तब भी मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, और वो पूछ लिया गया किसमें? वनपाल वाले एग्जाम में। ऐसे ही अब ये जो ट्रेन है पैलेस ऑन व्हील 2.5 वर्ष बाद वापस शुरू हुई है, तो आपको डेट याद रखनी है, एक तो 12 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। इसकी जो पहली लाइन है, यानी कि ए जो ऑप्शन है, पहले ये ट्रेन पहले जो ये ट्रेन थी इस तरह से संचालित होती थी। इस तरह से मतलब किस तरह से? एक तो इंडियन रेलवे और IRCTC के बीच में लाभ का बंटवारा होता था पहले 56 और 44 में, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब जिस कंसेप्ट के थ्रू ये संचालित होगी वो है भारत गौरव ट्रेन के PPP मोड पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ये अब संचालित की जाएगी। यही इसका उत्तर है, ना तो 100% राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा और ना ही पूर्णतः
इंडियन रेलवे द्वारा अब संचालित होगी भारत गौरव ट्रेन नीति के तहत निर्धारित पीपीपी मोड पर। आज के क्वेश्चन हुए समाप्त, 10 क्वेश्चन, और इसी के साथ ही अब आपके दोनों मैगजीन के 2-2 चैप्टर समाप्त हुए, यानी कि थर्ड वॉल्यूम जो है आपका, जिसमें जुलाई से अगस्त है, उस थर्ड मैगजीन में जुलाई से अगस्त है, और उसमें भी आपके शुरू के 2 चैप्टर यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीति, अभियान पहला चैप्टर, और दूसरा रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थान और या व्यक्तित्व वगैरह, व्यक्तित्व नहीं चर्चित स्थान और घटनाएं, ये दोनों पहली मैगजीन के भी यानी कि थर्ड के भी और फोर्थ के भी अब दोनों समाप्त हुए। अब दोनों मैगजीन में 2-2 चैप्टर बचे हुए हैं। एक में है पुरस्कार और व्यक्तित्व वगैरह, नियुक्तियां, और दूसरे में दूसरा चैप्टर जो है उसमें खेल खिलाड़ी। इसके अलावा कुछ विविध में रहेंगी चीज़ें, तो यहाँ ये समाप्त होती हैं। 2 चैप्टर अब दोनों मैगजीन के समाप्त हो गए। कुछ लोग इसलिए परेशान हो रहे थे कि हमारे जो टेस्ट है, जो रीट वाली टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, उनको ये था कि थर्ड वॉल्यूम जो है तब को उसको पहले समाप्त कर दो। करने को हम ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन तब चीज़ें एक तरह से मिसमैनेज हो जाती, क्योंकि हम 3-3 महीने के सेट में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है इस टेस्ट में आपके 2 चैप्टर इसमें से छूट जाएंगे। कौन से? पुरस्कार और खेल खिलाड़ी। लेकिन जो आपका अगला टेस्ट होगा उसमें थर्ड एंड फोर्थ अभी केवल अगले 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगी, फिर आप आराम से रिलैक्स होकर रिवाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। जो पुरानी हमारी क्लास थी उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा? तो ये 4थे स्थान पर रहा था। अच्छा, मैंने कल कहा था कि फर्स्ट कौन रहा है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है कि हरियाणा पहले पर रहा है, और जिन लोगों ने हरियाणा पहले पर बताया है मैं बता देता हूँ कि वो आंकड़े पुराने हैं। जिन्होंने हरियाणा पहले पर लिखा है वो आंकड़े मुझे भी मिल गए थे, वो 2019 के आंकड़े हैं। तो जहाँ से आपने वो PDF डाउनलोड किया है उसी में नीचे देखें लिखा हुआ है कि ये 2019 तक के आंकड़े हैं। उसमें हरियाणा पहले पर है और उसमें राजस्थान 18वें नंबर पर है। यहाँ ये बात नहीं हो रही है, यहाँ राजस्थान 4थे नंबर पर है। तब आपको बताना है उस वाले आंकड़े में कि पहले पर कौन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के क्रियान्वयन के आधार पर जारी किए गए रैंकिंग इंडेक्स 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राजस्थान को प्राप्त हुआ 15वां स्थान। इसमें पहला मिला था ओडिशा को। PM आदर्श ग्राम योजना के तहत राजस्थान ग्राम निर्माण करने के आधार पर राजस्थान को, मतलब आदर्श ग्राम निर्माण करने के आधार पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो तीसरा। पहला किसका मिला? पहला मिला उत्तर प्रदेश को। और राजस्थान के सर्वाधिक लाभान्वित जिले इस योजना के तहत रहे गंगानगर और बाड़मेर, और सबसे कम लाभान्वित जिला रहा उदयपुर। अगला प्रश्न था कि वोटर ID को आधार से लिंक करने में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी वोटर ID को आधार कार्ड से लिंक कर लिया है। सबसे ज़्यादा धौलपुर जिले में और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में ही ऐसा हुआ है। राजस्थान पहला राज्य है जहां अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई। तो ये राजस्थान के बारे में एक अच्छी बात थी कि यहाँ अब FIR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया, इस तरह की नीति जारी की गई। और ये राजस्थान के बारे में खराब बातें थी जो मैंने लिखा है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसने 2021 के अपराधों के आधार पर जो आंकड़े जारी किए उसमें राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में नंबर 2 है, साइबर अपराध में नंबर 10 है, और महिलाओं के विरुद्ध अपराध में यूपी नंबर 1 है। मैंने दोनों का फ़र्क भी बताया था कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध कई तरह के हो सकते हैं, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनमें राजस्थान 2nd नंबर पर है। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि इनके पूछे जाने की संभावना इसलिए कम बनती है क्योंकि कोई भी सरकार उन चीज़ों को एग्जाम में नहीं पूछती जहां वो छिड़ी हुई है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, हर कोई वही चीज़ें पूछना चाहता है जहां वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अच्छा प्रदर्शन इसमें है कि राजस्थान में अब FIR जो रजिस्ट्रेशन की नीति है वो अनिवार्य कर दी गई है और राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जनवरी से अगस्त 2022 तक समस्या समाधान के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश भर में प्रथम रहा? तो ये जिला था 12। और इसमें जो हेल्पलाइन नंबर मैंने लिखा है 181, इसमें औसत समय जो था यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं के निस्तारण के लिए वो लगता है लगभग 11 से 14 दिन। डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी के आधार पर राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान? तो पहला, यानी कि पूरे देश में कुल 3 लाख ई मित्र हैं, जिसमें राजस्थान में लगभग 1 लाख हैं, जिनमें से 85,000 ई मित्र और 15,000 ई मित्र प्लस।
हाल ही में महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देने व वित्तीय जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, यही मैंने आज पहले कहा था जब मैंने राज सखी बताया कि एक बीसी सखी नाम से भी है, इनको नियोजित करने का फैसला किया गया। इस हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए गए? तो वो संस्था है राजीविका, जो ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के अधीन कार्य करती है। राजसिको द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा जोधपुर में फरवरी-मार्च 2023 में। राजस्थान में पहली बार आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर संपन्न हुआ? तो कोटा में संपन्न हुआ एमएसएमई प्रदर्शन। ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी कि रूडा द्वारा प्रदेश के पहले हस्तशिल्प बाजार शिल्पांगन क्राफ्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 7 दिवसीय कार्यक्रम था जो 26 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चला था और इसका आयोजन हुआ अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में। हाल ही में भारत सरकार के विमानन मंत्रालय द्वारा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो रूडा, रिको, राजीव का या राजसिको? तो जिसका उत्तर था राजसिको। तो पश्चिमी राजस्थान के जो हस्तशिल्प, फल, सब्जी वगैरह, इनके निर्यात में अब फायदा मिलेगा राजस्थान को। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये है जोधपुर। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से लंपी व अन्य पशु रोगों की जांच व निदान RT-PCR तकनीक से करने की सुविधा प्रारंभ की है। यह सुविधा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर उपलब्ध होगी? तो ये सुविधा उपलब्ध होगी जयपुर में पशु निदान केंद्र पर। और मैंने आपसे ये पूछा था कि RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है? जिसने भी आंसर दिया मुझे बड़ी खुशी हुई, सबने आंसर सही दिया, या तो किसी ने दिया नहीं, लेकिन जिसने दिया उसने इसका आंसर सही दिया। इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और PCR मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये किसकी फुल फॉर्म होती है? RT-PCR की। अब ये क्या होता है इसको कभी डिटेल में पढ़ेंगे, अगर साइंस वाली क्लास का भी पढ़ते हैं अपन तो पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, ये सब कभी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ करंट में अगर इसको पढ़ने लगेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। फुल फॉर्म पर आपने सही बताई, जिसने भी बताई वो धन्यवाद के पात्र है। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा सालावास जोधपुर में 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था की पहल पर किया गया? तो ये वैश्विक संस्था है कौन सी? यूनेस्को। और ये IIT जोधपुर वगैरह है, जोधपुर के जो मेहरानगढ़ फोर्ट की जो ट्रस्ट है जो उसको संभालता है, उन सब के साथ ही सम्मिलित रूप से इसका आयोजन किया गया। और लास्ट में आप में से काफ़ी लोगों ने कल भी पूछा था कमेंट्स में कि ये बुक मार्केट, एक बार मैं आपके कमेंट्स देख ही लेता हूँ। इसके रिगार्डिंग ही किस लोगों ने इंक्वायरी पूछी है कि कहाँ मिलेगी या कैसे मिलेगी, मैं 1 मिनट आपको देख के बताता हूँ। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या ये जो बुक है ये केवल कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी या ये मार्केट में अवेलेबल होगी? तो ये मार्केट में अवेलेबल होगी और शायद आ भी चुकी होगी, क्योंकि 26 नवंबर इसके लिए शायद डेट रखी गई थी। तो आप देख सकते हैं, शायद आसपास अपने जानकारी कर सकते हैं, मिलनी शुरू हो गई होगी, और अगर नहीं मिलनी शुरू हुई है तो आजकल में मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों ने RT-PCR की फुल फॉर्म बताई थी, जो मैंने पूछा था, आप लोगों ने सही आंसर दिया उसका। बाकी कुछ लोगों ने, ज़्यादातर ने यही पूछा है कि कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, या किसी ने पूछा है तो RT-PCR के बारे में पूछा है। कुछ लोगों ने मेरी तबीयत के बारे में भी बोला है कि ध्यान रखो, तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी केयर के बारे में ध्यान रखा। वैसे तो अब मैं ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका हूँ 1-2 दिन में। आपको थोड़ी असुविधा हो रही होगी मेरे बार बार खांसने से, पर अब ज़्यादा असुविधा नहीं होगी आपको, कल या परसों से नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।